नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका। देखिए, हम भारत का भूगोल पढ़ रहे थे। भारत के भूगोल में हम आज पढ़ेंगे भारत के भूगोल का पहला चैप्टर। वो पढ़ेंगे हम भारत के भौतिक प्रदेश, भारत के भूआकृतिक प्रदेश या भारत के प्राकृतिक प्रदेश। देखिए, देखा जाए तो भारत एक बहुत विशाल देश है। यहाँ कई विविधताएं पाई जाती है, लेकिन उच्चावच के अनुसार भारतीय विविधताओं को 4 भागों में बांटा गया है। भारत की जो भूआकृति है, भारत के जो प्राकृतिक प्रदेश है, उनको 4 भागों में बांटा गया है। मुख्यतः 4 भाग कौन कौन से हैं? देखिए, ऊपर का जो आपको विशाल पर ये दिखाई देता है भारत का, जम्मू कश्मीर से लेकर के और ये पूर्वोत्तर भारत का जो पूरा क्षेत्र है वो पर्वतीय प्रदेश है। तो पहला क्षेत्र तो भारत का हो गया पर्वतीय प्रदेश, उत्तर पूर्व का पर्वतीय प्रदेश या उत्तर पर्वतीय प्रदेश। दूसरा, इसी के नीचे जो यहाँ से निकलने वाली तमाम नदियाँ हैं वो कंकड़ पत्थर लेकर के आती है और जलोढ़ मिट्टी उन मैदानों में बिछा देती है। तो इन पर्वतों के कारण ही यहाँ पर ये जो पूरा क्षेत्र है, यहाँ पर बनता है उत्तर का विशाल मैदान। और इसके नीचे आपको मालूम है ये जो दक्षिणी भारत है, ये गोंडवाना लैंड का भाग है, तो ये पूरा पठारी प्रदेश है। तो तीसरा भाग ये हो गया पठारी प्रदेश। मुख्यतः ये 3 ही भाग है। चौथा भाग जो पास के जो समुद्र से पास वाला इलाका है, इसको तटीय मैदान कहते हैं। और द्वीप समूह जो है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और जो है लक्षद्वीप समूह, इन मुख्यतः इन 4 भागों में बांटा गया है। इन 4 भागों को लिख लेते हैं। भारत के भू आकृतिक कह दीजिए, प्राकृतिक कह दीजिए या भौतिक प्रदेश, कुछ भी कह दीजिए। भारत के भूआकृतिक, भौतिक या प्राकृतिक प्रदेश नंबर 1 है उत्तर पूर्वी पर्वतीय प्रदेश। उत्तर पूर्वी पर्वतीय प्रदेश। दूसरे नंबर पर कौन सा है? दूसरे नंबर पर है उत्तर का विशाल मैदान। ये विशाल मैदानों का निर्माण भी इन पर्वतीय प्रदेशों से आने वाली नदियां ही करती है। तीसरे नंबर पर है दक्कन का पठार या दक्षिण का पठारी प्रदेश। दक्कन बोले तो दक्षिण, दक्कन का पठारी प्रदेश। और चौथे नंबर पर है तटीय मैदान, तटीय मैदान या द्वीप समूह। ये 4 भागों में मुख्यतः भारत के भू आकृति को बांटा गया है। अब देखिए, इन 4 पर्वत, इससे पहले कि हमने वीडियो में बताया था आपको, भारत के पूरे उच्चावच में जो है लगभग 43% सर्वाधिक मैदानी क्षेत्र है। कैसा है? सर्वाधिक कैसा क्षेत्र है? मैदानी। इसके बाद 28.7% क्षेत्र कैसा है? पठारी है। और 11.6% क्षेत्र कैसा है? यह है पर्वतीय, पर्वतीय है। और 18% क्षेत्र कैसा है? लगभग 18.7% क्षेत्र ये पहाड़ी क्षेत्र है, यानी कि उबड़ खाबड़ क्षेत्र है। यानी कि ये इस तरीके से भारत का जो क्षेत्रफल है उसको उच्चावच के आधार पर इस तरीके से बांटा गया है। इस क्षेत्रफल है उसका। अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, ये तो भारत की भूआकृति की मोटी मोटी बात होगी। अब बात कर लेते हैं एक एक जो ये मैदान है, इन सबको हम विस्तार पूर्वक पढ़ने वाले हैं। इनकी जितनी भी विशेषता हैं, जो जो इनमें पर्वत शिखर है, जो जो नदियाँ निकलती है, जो जो दर्रे हैं, उन सभी को हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए आप उत्तर का विषय, उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। उत्तर के पर्वतीय प्रदेश में बात की जाए तो हमको दिखाई देने में तो केवल एक ही पर्वत श्रेणी दिखाई देती है, जिसको हम एक नाम कह देते हैं हिमालय पर्वत श्रेणी। लेकिन वास्तव में इसका अध्ययन किया जाए तो ये एक के पीछे 4 पर्वत श्रेणियाँ हैं। कितनी है? 4 पर्वत श्रेणियाँ। कौन कौन सी है उसको देख लेते हैं हम। देखिए, सबसे पहले हमारा जो जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर वाला इलाका, जिसमें इधर कश्मीर और इधर लद्दाख है, तो यहाँ पर लद्दाख वाले क्षेत्र में ट्रांस हिमालय इसको नाम दिया गया है, जो हिमालय की सबसे ऊंची या कह सकते हैं सबसे प्राचीन या कह दीजिए सबसे उत्तरतम जो पहाड़ियाँ पाई जाती है उनको कहते हैं काराकोरम पहाड़ियाँ, और उसका नाम है ट्रांस हिमालय। तो हिमालय को भी
भौगोलिक आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में। हिमालय को हम हिमालय का भौगोलिक वर्णन देख रहे हैं, हिमालय का भौगोलिक वर्णन। इसके बाद हम पढ़ेंगे हिमालय का प्रादेशिक वर्णन भी पढ़ेंगे हम, भौगोलिक वर्णन। तो हिमालय का भौगोलिक वर्णन करते समय हमको हिमालय कितने पार्ट है वो देखने पड़ेंगे। सबसे पहले सबसे पहला नंबर का जो पार्ट है उत्तरी उत्तर में, उसको कहते हैं हम ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय देखिए, ये सबसे ऊपर वाला पार्ट है। यहाँ पे 3 श्रेणियाँ मुख्यतः पाई जाती है। उन श्रेणियों के आप नाम याद रख लीजिए। काराकोरम, ध्यान रखना, ये काराकोरम जो है इसी श्रेणी पर एक पर्वत शिखर पाया जाता है K2। इसका नाम क्या है? K2, जिसको गॉडविन ऑस्टिन भी कहते हैं। ये भारत का वर्तमान में सबसे सर्वोच्च शिखर माना जाता है, सबसे ऊंचा। ये POK पाक अधिकृत कश्मीर में है। इसके बाद जो भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है वो कंचनजंगा है। कहाँ पर है ये? सिक्किम में, ठीक है, 8,598 मीटर वाला। तो काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, ये 3 श्रेणियां हैं। ये तीनों श्रेणियां ट्रांस हिमालय में पाई जाती है। सबसे ऊपर ये दिखाई जो दे रही है आपको, ये वाली पर्वत श्रेणी, इसको कहते हैं काराकोरम। फिर इसके नीचे ये लद्दाख वाली है, इसके नीचे ये जास्कर वाली। दूसरे नंबर पर कौन सा है? महान हिमालय। महान हिमालय की पहाड़ियाँ दूसरे नंबर पर आती है। महान हिमालय में बात कर ली जाए तो सबसे लंबी है ये, कितनी है? सबसे लंबी और सबसे ऊंची। हिमालय पर्वत श्रेणी की जितनी भी 4 श्रेणियां हैं, उन 4 श्रेणियों में सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी अगर पूछ ली जाए तो कौन सी है? महान हिमालय, जिसको नेपाल में होकर के निकलती है। महान हिमालय, इसकी औसत ऊंचाई लगभग 6000 मीटर मानी गई है। 6000 मीटर औसत ऊंचाई है और इसकी चौड़ाई लगभग 25 किलोमीटर। 25 किलोमीटर इसकी क्या मानी गई है? चौड़ाई मानी गई है। इसमें बहुत ऊंची ऊंची, विश्व की सबसे ऊंची चोटियां इसमें पाई जाती है। देखिए, जिसमें आपका माउंट एवरेस्ट है 8,848 मीटर। कंचनजंगा है, कितना है कंचनजंगा? 8,592 मीटर। इसके आगे मीटर लिख दे। इसके बाद है मकालू है, मकालू की ऊंचाई 8,481 मीटर। इसके बाद धौलागिरी पर्वत है, धौलागिरी की ऊंचाई भी है 8,172 मीटर। और इसके बाद है अन्नपूर्णा, और भी कई सारी श्रेणियाँ इसमें पाई जाती है। इसकी ऊंचाई है 8,078 मीटर। और भी कई सारी श्रेणियाँ, कोई सारी पर्वत शिखर इस पर पाए जाते हैं। ये मुख्य मैंने लिखे हैं आपको। ये सारी पर्वत शिखर इस पर्वत श्रृंखला में पाए जाते हैं। इसका नाम है महान हिमालय। क्या नाम है इसका? महान हिमालय। अब ध्यान रखना, एक चीज़ आप नोट करके लिखना कि ट्रांस हिमालय और महान हिमालय, इन दोनों के बीच में जो भ्रंश है, जो घाटी है, उस भ्रंश को किस नाम से जाना जाता है? अक्सर परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है, जहां हम कंफ्यूज हो जाते हैं या फिर हमको पता ही नहीं होता, इसकी नॉलेज ही नहीं होती। अक्सर जो आप बड़ी एग्ज़ाम दोगे उसमें ऐसे प्रश्न अक्सर आते हैं। जब ज्योग्राफी का पेपर देते हैं तो उसमें आते हैं। तो क्या है, देखिए, ट्रांस हिमालय और महान हिमालय। ये जो ट्रांस हिमालय की श्रेणी आपको दिखाई, पीर पंजाल, जास्कर, लद्दाख और काराकोरम वाली, इसके और इसके बीच में ये जो आपको ये ब्लैक कलर का दिखाई दे रहा है, ये स्प्रिंग सी, इसको कहते हैं भ्रंश घाटी है। ये भ्रंश घाटी, इस भ्रंश घाटी को कहते हैं इंडो सांगपो भ्रंश। किस नाम से जाना जाता है? इंडो सांगपो भ्रंश के नाम से जाना जाता है। याद रखना इसको, इंडो सांगपो भ्रंश। कहाँ किसके बीच में है ये है ट्रांस हिमालय और महान हिमालय के बीच में। ट्रांस हिमालय और महान हिमालय के बीच में ये श्रेणी पाई जाती है, इस भ्रंश पाया जाता है। इसका नाम है इंडो सांगपो भ्रंश। कहाँ है? ट्रांस हिमालय और महान हिमालय के बीच में। इसके बाद बात कर लेते हैं हम, ये वाला जो हिमालय दिखाई दे रहा है, ये नीली वाली जो पर्वत श्रेणी आपको दिखाई दे रही है, महान हिमालय के नीचे दक्षिण में सबसे उत्तरतम आपकी ट्रांस हिमालय है। उसके बाद दक्षिण में जो है
महान हिमालय। उसके दक्षिण में कौन सी है? लघु हिमालय। लघु हिमालय में कुछ चीज़ें आपको याद करनी होगी, जैसे लघु हिमालय की औसत ऊंचाई मानी गई है 4500 मीटर और इसकी चौड़ाई 60 से 80 किलोमीटर तक है। इसके बाद इसमें कुछ महान जो है श्रेणियाँ या चोटियाँ कह सकते हैं कुछ पाए जाते हैं। इसमें पीर पंजाल, नागटिबा, मसूरी और महाभारत श्रेणियाँ हैं। ये इसकी इम्पोर्टेंट श्रेणियाँ हैं। किसकी है ये इसकी जो नीला कलर आपको दिखाई दे रहा है ये है लघु हिमालय। लघु हिमालय की प्रमुख चोटियाँ हैं ये पीर पंजाल, नागटिबा, मसूरी, महाभारत। इसके अलावा इसमें देख ली जाए तो कुछ विश्व प्रसिद्ध घाटियाँ पाई जाती है जो बेहतरीन पर्यटन स्थल होने के साथ साथ जो है एक स्वास्थ्यवर्धक स्थान भी है, जिसमें कश्मीर है। कश्मीर आपको मालूम है ही, काठमांडू है, नैनीताल है, शिमला है, मसूरी है। ये सब हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के आसपास है। दार्जिलिंग है, ये आपका पश्चिम बंगाल में है। अल्मोड़ा है, इसके अलावा डलहौजी है। ये कुछ इम्पोर्टेंट जो है जगहें के नाम हैं। ये भी कहाँ पाए जाते हैं? इन दोनों के लघु हिमालय की श्रेणियों में, जहाँ पर कुछ घाटियाँ पाई जाती हैं उन घाटियों में ये विश्व प्रसिद्ध स्थान है। इसके अलावा बात कर ली जाए इसी लघु हिमालय में कुछ घास के मैदान भी पाए जाते हैं। छोटे घास के मैदान जो घाटियों में पाए जाते हैं वो घास के मैदान भी प्रसिद्ध है, जिनको कश्मीर में घास के मैदानों को कश्मीर में क्या कहा जाता है? मर्ग। कश्मीर में मर्ग, जैसे सोनमर्ग, गुलमर्ग। और उत्तरांचल में उत्तराखंड में उसको क्या कहते हैं? पयार या बुग्याल कहा जाता है। पयार या बुग्याल उनको कहा जाता है। तो ये चीज़ें भी आपको याद रखनी है। दो चीज़ें इसमें इम्पोर्टेंट, एक तो ये है इसकी कश्मीर में इसको घास के मैदानों को क्या कहा जाता है? छोटे घास के मैदान जो होते हैं मर्ग कहा जाता है। उत्तराखंड में बग्याल या पयार कहा जाता है। कुछ घाटियाँ हैं इसमें, इनके तो नाम आपको याद होंगे ही। और कुछ इनकी पर्वत चोटियाँ हैं, पीर पंजाल, नागटिबा वगैरह पर्वत श्रेणियाँ भी है ये पाई जाती है। ऊंचाई इसकी 4500 मीटर है औसत, चौड़ाई इसकी 60 से 80 किलोमीटर है। अब देखिए यहाँ भी एक भ्रंश पाया जाता है, मिटा देता हूँ इसको मैं। ये तो हो गया था ट्रांस हिमालय और महान हिमालय के बीच वाला भ्रंश। अब देख लेते हैं हम लघु हिमालय और महान हिमालय। देखिए आप, ये लघु हिमालय आपको दिखाई दे रहा है ये नीला वाला, और महान हिमालय आपको दिखाई दे रहा है रेड वाला। इन दोनों के बीच में ये ब्लैक लाइन जो दिखाई दे रही है ये भी भ्रंश है। इस भ्रंश को किस नाम से जाना जाता है? इस भ्रंश को जाना जाता है मुख्य केंद्रीय भ्रंश, मुख्य सीमा भ्रंश के नाम से जाना जाता है इसको। मुख्य सीमा भ्रंश। मुख्य सीमा भ्रंश कहाँ है? महान हिमालय और लघु हिमालय के बीच में। 4 श्रेणियां मैंने आपको बताई थी, कौन कौन सी है? पहला ट्रांस हिमालय है, दूसरा हिमालय महान हिमालय है, तीसरा लघु हिमालय और चौथा शिवालिक हिमालय। ये 4 श्रेणियां हैं, याद रखना आप इन चारों को। सबसे पहले ऊपर पाई जाएगी, फिर नीचे, फिर नीचे, फिर नीचे, इस तरीके से। मुख्य सीमा भ्रंश मेन बाउंड्री फॉल्ट महान और लघु हिमालय के बीच पाया जाता है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं आखिरी श्रेणी की। 3 श्रेणियां हमने पढ़ ली अब तक। ट्रांस हिमालय पढ़ लिया हमने, महान हिमालय, लघु हिमालय। अब चौथी श्रेणी कौन सी? शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय, शिवालिक हिमालय में क्या है? शिवालिक हिमालय हिमालय पर्वत श्रेणी की सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणियां हैं। कौन सी? हिमालय पर्वत श्रेणी की सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणियां हैं और सबसे दक्षिण में है पर्वत श्रेणियां। ध्यान रखना, सबसे नवीनतम और सबसे दक्षिण में। यहीं से अक्सर नदियां भारत की प्रवाहित होती है, जो निकलती हैं। ये कहाँ कहाँ पाई जाती है? देखिए,
उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में मुख्यतः ये पाई जाती है। आगे बात की जाए, यहाँ पे उत्तर प्रदेश शुरू हो जाता है, बिहार है, पश्चिम बंगाल में यहाँ बिल्कुल भी नहीं पाई जाती है, ठीक है। बाकी नेपाल में है और कुछ भाग इसका यहाँ है। ये रेड जो आपको दिखाई दे रहा है ये कौन सी है? ये है शिवालिक हिमालय। कौन सी है? शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय की बात की जाए तो यहाँ पे जो घाटियाँ पाई जाती है उनको दून और द्वार के नाम से जाना जाता है। दून और द्वार, दून और द्वार यानी कि कई जगहों पे इनको दून कहते हैं, कई जगहों पे द्वार कहते हैं। हिमाचल प्रदेश में आपको मालूम है देहरादून, हरिद्वार आपको मालूम है उत्तराखंड में। इनकी ऊंचाई की बात कर ले तो 900 से 1200 मीटर इसकी सामान्य या औसत ऊंचाई है, और चौड़ाई की बात कर ले तो 50 से 100 किलोमीटर इनकी चौड़ाई है। इनमें कुछ पहाड़ियाँ पाई जाती है, उन पहाड़ियों में इम्पोर्टेंट पहाड़ियाँ हैं जम्मू पहाड़ियाँ, डाफला पहाड़ियाँ, अरुण पहाड़ियाँ, मिशिमी पहाड़ियाँ और मीजो पहाड़ियाँ। ये सारी पहाड़ियाँ, जम्मू पहाड़ी को छोड़ करके ये सारी पहाड़ियाँ इस क्षेत्र में पाई जाती है। गारो खासी जयंतिया पहाड़ियाँ भी हिमालय के ही जो है भाग है। इसके अलावा अराकान योमा, मीजो पहाड़ियाँ, नागा पहाड़ियाँ, पटकाई पहाड़ियाँ, ये भी हिमालय पर्वत के ही भाग है। अब हिमालय पर्वत की, अच्छा इसके बाद एक बात और है, इसके ये बात आपको ध्यान रहेगी, दून और द्वार इनमें कुछ घाटियाँ पाई जाती है, जो छोटे छोटे मैदान भी हैं उनको कहते हैं। 900 से 1200 मीटर इसकी सामान्य ऊंचाई है, 50 से 100 किलोमीटर इसकी सामान्य चौड़ाई है, और जम्मू, डाफला, अरुण, मिशिमी और मीजो पहाड़ियाँ यहाँ पे मुख्यतः है। ये 3-4 बातें हैं, इनको याद रखना। अब देखिए यहाँ भी भ्रंश पाया जाता है। हमने अब तक बात की ट्रांस हिमालय और महान हिमालय के बीच में इंडो-सांग भ्रंश, महान हिमालय, लघु हिमालय के बीच में मुख्य सीमा भ्रंश, और मुख्य केंद्रीय भ्रंश कहाँ पाया जाता है? मुख्य केंद्रीय भ्रंश, मुख्य केंद्रीय भ्रंश पाया जाता है लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में। अब आपसे पूछ लिया जाए कि शिवालिक हिमालय के दक्षिण में नीचे की तरफ कौन सी पहाड़ियाँ पाई जाती? कोई सी भी पहाड़ी नहीं पाई जाती। शिवालिक हिमालय के नीचे तराई प्रदेश पाया जाता है, जहाँ पे ऊपर के जो पत्थर लुढ़क लुढ़क कर तराई प्रदेश का निर्माण करते हैं, खादर और बांगर का निर्माण करते हैं, वो पाया जाता है। तो देखिए मुख्य केंद्रीय भ्रंश तो पाया जाएगा लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में, लेकिन इसके बाद भी जो मैदान, उत्तर का विशाल मैदान शुरू होता है, उत्तर का विशाल मैदान और शिवालिक हिमालय, इन दोनों के बीच में एक भ्रंश और पाया जाता है, इसको महान सीमा भ्रंश के नाम से जाना जाता है। तो महान सीमा भ्रंश कहाँ मिलेगा? महान सीमा भ्रंश ये मिलेगा आपको शिवालिक हिमालय और वृहद मैदानों के बीच में। वृहद मैदान कह दीजिए या तराई प्रदेश कह दीजिए, तराई प्रदेशों के बीच में। देखिए इन सभी भ्रंशों को आप याद रखना है, इनको इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। सबसे पहले आपका ट्रांस हिमालय और महान हिमालय, इन दोनों के बीच में ये जो भ्रंश है इसको इंडो सांगपो भ्रंश के नाम से जाना जाता है, इंडो सांगपो फॉल्ट। दूसरा जो है महान हिमालय और लघु हिमालय के बीच में जो फॉल्ट पाया जाता है उसको मुख्य सीमा भ्रंश, मेन बाउंड्री फॉल्ट के नाम से जाना जाता है। तीसरा जो है लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में, इसको किस नाम से जाना जाता है? इसको नाम जाता है मुख्य केंद्रीय भ्रंश, मेन सेंट्रल भ्रंश फॉल्ट। और चौथा जो है वो लास्ट में है शिवालिक हिमालय और तराई प्रदेशों के बीच में, उसको महान ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट के नाम से जाना जाता है। तो ये कुछ भ्रंश थे और कुछ पहाड़ियाँ थी। इसके बाद देखते हैं हिमालय को प्रादेशिक आधार पर कितने भागों में बांटा गया है। उससे पहले इसको सबको मिटा देते हैं हम। देखिए इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा ये नेपाल वाला क्षेत्र, नेपाल आपको दिखाई दे रहा होगा ये। हम इसको दोबारा से अंडरलाइन कर देते हैं। क्या दोस्तों, नक्शे को बनाने में बहुत मेहनत हुई है, इसके लिए एक लाइक तो बनता है। नक्शा इतना अच्छा बना है भारत का, इसके लिए एक लाइक तो बनता है। देखिए अब हम शुरुआत करते हैं हिमालय का प्रादेशिक वर्णन। हिमालय का प्रादेशिक वर्णन।
अब इससे पहले हमने जो पढ़ा था हिमालय का भौगोलिक वर्णन पढ़ा था, यानी कि भूगोल के रूप में। अब हम पढ़ रहे हैं प्रदेश के रूप में, यानी कि हिमालय को अलग अलग प्रदेशों के आधार पर बांटा गया था। पहले तो हिमालय को बांटा गया था इसके भूगोल के आधार पर, एक श्रेणी वो है, दूसरी श्रेणी वो है, तीसरी श्रेणी वो है। एक ट्रांस हिमालय था, एक लघु हिमालय था, एक महान हिमालय था। लेकिन अब एक सिडनी बुर्रार्ड नाम के विद्वान हुए थे, क्या नाम है उनका, ऑस्ट्रेलिया के थे ये, सिडनी बुर्रार्ड। इन्होंने हिमालय का वर्णन किया था प्रदेशों के आधार पर, यानी कि ये जम्मू है, इसके बाद पंजाब है, इसके बाद उत्तराखंड है, नेपाल है, असम है। इसके आधार पर इन्होंने इसके नाम दिए थे, हिमालय के नाम दिए थे, यानी कि प्रदेशों के आधार पर वर्णन किया था। तो प्रादेशिक वर्णन उसको कहते हैं। सिडनी बुर्रार्ड नाम के विद्वान ने किया था। तो इनके अनुसार हिमालय को 4 प्रदेशों में बांटा गया है। पहला प्रदेश है, कौन सा है, पंजाब हिमालय, पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय। देखिए, इन्होंने भारत की कुछ नदियों को अपने प्रादेशिक वर्णन में शामिल किया, यानी कि एक नदी से दूसरी नदी तक के क्षेत्र को पंजाब हिमालय का नाम दिया। इस तरीके से अन्य नदी के क्षेत्र तक को दूसरा कुमायूं हिमालय का नाम दिया। तो इन्होंने 4 मुख्य नदियां ली। कौन कौन सी नदियां हैं उनको भी देख लेते हैं हम। देखिए, सबसे पहले आपको मालूम है यहाँ एक नदी गुजरती है, यहाँ से निकल करके यहाँ, तो यहाँ सिंधु नदी है। कौन सी नदी है, ये यहाँ लिख देता हूँ मैं, सिंधु नदी। सिंधु नदी को आधार बनाया इन्होंने। फिर उसके बाद यहाँ आपको मालूम है कैलाश मानसरोवर झील के यहीं से एक और नदी निकलती है, उसका नाम क्या है, उसका नाम है जो सीधी इधर पाकिस्तान में जाती है, सतलज नदी। तीसरी नदी इन्होंने ली यहीं पे, जो हिमाचल प्रदेश, जो है क्या नाम से आपका नेपाल है, नेपाल के पास से गुजरती है, जो भारत में प्रवेश करती है डायरेक्ट आकर के, उसका नाम है काली नदी, गंगा की सहायक नदी है। फिर यहाँ पे एक नदी है जो किस में मिलती है, इधर से आकर के गंगा नदी मिल जाती है, तिस्ता नदी है। और एक और नदी है यहाँ जो इधर से आती है, यारलंग शांगपो नदी, जिसको भारत में ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। तो ये 5 नदियाँ हैं। इन 5 नदियों को अपने इस प्रादेशिक वर्णन में इसने शामिल किया है। देखिए किस तरीके से शामिल किया, सिंधु नदी से लेकर के और यहाँ सतलज नदी तक, सिंधु नदी से लेकर के सतलज नदी तक के क्षेत्र को, इस वाले क्षेत्र को क्या नाम दिया इसने, इस वाले क्षेत्र को इसने नाम दिया पंजाब हिमालय। क्या नाम दिया इसको, पंजाब हिमालय। इसको इसने पंजाब हिमालय के नाम से बताया, या कश्मीर हिमालय, दोनों एक ही बात है। इसकी क्या ख़ास बात बताई इसने। अच्छा, पहले हम देख लेते हैं कौन कौन सी नदी कहाँ कहाँ का। ये सतलज नदी, और इसके बाद यहाँ पर एक नदी है, उसको कहते हैं काली नदी। फिर यहाँ एक नदी है जिसको कहते हैं तिस्ता नदी। फिर एक नदी यहाँ से भारत में प्रवेश करती है, उसको कहते हैं ब्रह्मपुत्र नदी। तो हम लिख देते हैं इसको ब्रह्मपुत्र, तिस्ता, काली, सतलज और ये सिंधु। तो देखिए इसको मिटा देते हैं एक बार, ताकि हमको जो दिखाई दे वो बिल्कुल साफ और सुथरा दिखाई दे। अब हमको स्पष्ट दिखाई दे रहा है सब कुछ। जम्मू कश्मीर की भी सफाई कर देते हैं हम। चलिए देखते हैं, इसने इन 5 नदियों के आधार पर बताया। सबसे पहले पंजाब हिमालय का हम देख लेते हैं। पंजाब हिमालय को इसने बताया है सिंधु नदी से लेकर के, सिंधु नदी से सतलज नदी तक, सिंधु नदी से लेकर के सतलज नदी तक के क्षेत्र को इसने पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय का नाम दिया है। इसकी बात कर ले तो इसकी जो चौड़ाई है, इसकी जो इसने यहाँ से यहाँ तक का क्षेत्र माना है, इसको 560 किलोमीटर का क्षेत्र माना है इसने, 560 किलोमीटर। यानी कि इसने जो इसकी लंबाई बताई है 560 किलोमीटर इसने लंबाई बताई है। और इसमें जो है
4 अभी इससे पहले हमने पढ़ी थी, इसमें 4 या 5 मुख्य जो है पर्वत श्रेणियाँ आती है, वो कौन कौन सी आती है वो भी देख लेते हैं हम। ऊपर से बात की जाए तो काराकोरम, काराकोरम इसमें अभी हमने मिटाया ही है जस्ट, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल और धौलाधर, ये 4-5 श्रेणियाँ इसमें पाई जाती है। यहाँ पर ये पर्वत श्रेणियाँ हो गई, इसकी लंबाई कितनी है 560 किलोमीटर है। अब देखिए इसमें इसने कुछ दर्रे भी बताए हैं जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर आने जाने के मार्ग बनाते हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में 2 पहाड़ियों के बीच में एक संकरे रास्ते को दर्रा कहा जाता है। 2 पहाड़ियों के बीच में संकरे रास्ते को दर्रा कहा जाता है, जहाँ से नदी, सड़क मार्ग, रेल मार्ग आदि निकाले या बनाए जाते हैं। ध्यान रखना, दर्रा किसको बोलते हैं? पहाड़ियों के या 2 पहाड़ियों के बीच में एक संकरे और तंग रास्ते को क्या कहते हैं? दर्रा। तो यहाँ पे इन्होंने कुछ दर्रे बताए हैं जो है वास्तव में, उन दर्रों के नाम मैं लिख देता हूँ। जम्मू कश्मीर में बहुत सारे दर्रे हैं, जम्मू कश्मीर के दर्रों के नाम लिख लीजिए पहले आप। तो बनिहाल दर्रा है सबसे पहले, बनिहाल दर्रा ये प्रसिद्ध दर्रा है। ये कश्मीर से, ध्यान रखना, कश्मीर घाटी को जम्मू से जोड़ता है, कश्मीर को जम्मू से जोड़ता है। और एक बात और ध्यान रखना, देश का NH-1A नेशनल हाईवे 1A, राष्ट्रीय राजमार्ग 1A यहीं से निकलता है, जो जवाहर सुरंग के माध्यम से, ये भारत की लंबी, सबसे लंबी सुरंग भी है जवाहर सुरंग, कश्मीर को किससे जोड़ता है? जम्मू से जोड़ता है। इसके बाद बुर्जिल दर्रा है, ध्यान रखना, ये लिख लीजिए आप, नोट कर लीजिए इनको। बुर्जिल दर्रा जो है श्रीनगर को किससे जोड़ता है? गिलगित से। गिलगित भी लद्दाख में क्षेत्र है, श्रीनगर को गिलगित घाटी से जोड़ता है। इसके बाद बड़ा लाचा दर्रा है। बड़ा लाचा दर्रा किसको जोड़ता है? बड़ा लाचा मंडी को लेह से जोड़ता है। इसके बाद कौन सा है? इसके बाद टांग लांगला। ध्यान रखना, एक बात आपको बता दी जाए कि ला, देखिए अधिकतर जो दर्रे हैं उनके पीछे एक शब्द जुड़ा रहता है, एक छोटा सा, उसको कहते हैं ला। ला का मतलब क्या होता है? दर्रा। ध्यान रखना, पहाड़ी भाषा में ला को दर्रे से संबोधित किया जाता है, जैसे बोमडीला, जालापला, जेलेपला, और इधर से आपका जोजिला, बोमडीला, इस तरीके। बड़ा लाचाला, कुंजमला, बुर्जिल और शिपकीला, नाथुला, जितने भी दर्रे हैं इनके पीछे आपको ला शब्द दिखेगा। ला का मतलब दर्रे से, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे टांग लांगला, देखिए इसके पीछे भी ला है। टांग लांगला दर्रा जो है, टांग लांगला दर्रा लेह को श्रीनगर से जोड़ता है। इसके बाद 1-2 दर्रे और है इसमें, जिसमें जोजिला दर्रा है, इसमें भी देखिए ला शब्द आ रहा है पीछे। ला ये जो है ये भी श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। और एक जो दर्रा है इसमें हिमाचल प्रदेश में आता है, वो उसका नाम है कुंजमला दर्रा है, वो लाहौल को स्पीति से जोड़ता है, स्पीति घाटी से जोड़ता है, ये हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। बाकी सभी किस में है? ये बाकी आपके पंजाब, हिमालय या कश्मीर में है, ठीक है, जम्मू कश्मीर। तो ये 4-5 दर्रे थे। बनिहाल दर्रा इसमें इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना आप। जम्मू से किसको जोड़ता है? ये कश्मीर को जोड़ता है। देश का हाईवे नंबर 1 और A जवाहर सुरंग के माध्यम से इसी में है। और इसके अलावा इसकी जो लंबाई है 560 किलोमीटर है। यह पंजाब, हिमालय, कश्मीर और पंजाब और हिमाचल प्रदेश में विस्तृत है। इसके अलावा यह कश्मीर हिमालय जो है ये सिंधु नदी से लेकर के सतलज नदी को फैला हुआ है। अब बात कर लेते हैं हम दूसरे हिमालय की। कश्मीर हिमालय हो गया हमारा,
कश्मीर हिमालय के बाद कौन सा हिमालय है? कश्मीर हिमालय के बाद ये वाला जो आपको दिखाई दे रहा है, सतलज नदी से लेकर के काली नदी तक के जो हिमालय को इसने क्या नाम दिया है? कुमायूं हिमालय। कुमायूं हिमालय। कुमायूं हिमालय उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में है मुख्यतः, ध्यान रखना, कुमायूं हिमालय। कुमायूं हिमालय का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? कुमायूं हिमालय का विस्तार ये तो है सिंधु से सतलज। कुमायूं हिमालय का विस्तार कहाँ से? सतलज नदी से शुरू होकर के कहाँ तक है? काली नदी तक, लगभग 320 किलोमीटर की लंबाई में। इसके अलावा यहाँ पे बात कर ली जाए तो नंदा देवी, नंदा देवी यहाँ का सर्वोच्च शिखर है। नंदा देवी सर्वोच्च शिखर है। और मैं आपसे पूछ लूँ पंजाब हिमालय का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? पंजाब हिमालय का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? K2 गॉडविन ऑस्टिन काराकोरम श्रेणी में, ठीक है। नंदा देवी सर्वोच्च शिखर हो गया। यहाँ से भारत की सदावाहिनी नदियाँ जो है गंगा और यमुना, इन दोनों का उद्गम होता है कहाँ से? कुमायूं हिमालय से। गंगा और यमुना का यहाँ से उद्गम होता है। इसके अलावा बात की जाए, यहाँ पे भारत की प्रसिद्ध 7 झीलें पाई जाती हैं जिनको ताल बोलते हैं। तालों में ताल, नैनीताल, बाकी सब तलैया, आपने सुना होगा ये। तो वो नैनीताल वगैरह सभी यहीं पे मिलते हैं। नैनीताल, भीमताल जैसी 7 तालें यहाँ पे पाई जाती है। 7 इन तालों को झील बोला जाता है, छोटी छोटी झीलें हैं। ये पहाड़ी की गोद में पाई जाती है। यहाँ के कुछ दर्रे हैं जिनमें शिपकिला, नाथुला, नाथुला नहीं है सर, सॉरी, शिपकिला और माना दर्रा, नीति दर्रा, चिरमित्या, डोंगरीला, ये कुछ दर्रे हैं जो यहाँ पे पाए जाते हैं। शिपकिला दर्रा जो है शिमला को किससे जोड़ता है? तिब्बत से जोड़ता है। माना दर्रा जो है उत्तराखंड को किससे जोड़ता है? तिब्बत से ये जोड़ता है उत्तराखंड को। तो इस तरीके से ये इम्पोर्टेंट दर्रे हैं, याद रखना इनको। कुमायूं हिमालय 320 किलोमीटर इसकी लंबाई है, सतलज से काली नदी तक। नंदा देवी सर्वोच्च शिखर, गंगा यमुना का उद्गम यहाँ से। नैनीताल, भीमताल जैसी 7 तालें यहाँ पर पाई जाती है। और ये कुछ दर्रे हैं, शिपकिला, माना और नीति दर्रा, चिरमित्या, डोंगरीला, ये कुछ दर्रे यहाँ पर पाए जाते हैं। इसके बाद बात करेंगे हम तीसरे हिमालय की। हमारे 4 भागों में बांटा है इसने। ये सतलज से कहाँ तक था? सतलज से काली नदी तक था। अब तीसरा हिमालय जो है ये नेपाल हिमालय, ये भारत में नहीं है, ठीक है, ये नेपाल में ही है, क्योंकि हम हिमालय का प्रादेशिक वर्णन पढ़ रहे हैं, भारत का नहीं, हिमालय का। तो हिमालय में नेपाल हिमालय है, ये पूर्णतः नेपाल में पाया जाता है। नेपाल हिमालय, इसकी कुछ एक श्रेणियाँ जो सिक्किम में पाई जाती है बस, बाकी पूर्णतः नेपाल में है। नेपाल हिमालय ये कहाँ से कहाँ तक है? ये काली नदी से लेकर के तिस्ता नदी तक है। तिस्ता नदी पद्मा नदी की सहायक नदी है। ये बांग्लादेश में जाती है, सिक्किम के पास से निकलती है ये बृहद हिमालय श्रेणी से। नेपाल हिमालय में काली से तिस्ता नदी तक कितनी लंबाई है इसकी? 800। ध्यान रखना, सबसे बड़ा जो हिमालय का भाग इसने बताया है सिडनी बुर्राड ने, वो बताया है नेपाल हिमालय को 800 किलोमीटर। यहाँ सबसे ऊंची चोटी पाई जाती है, ये तो आपको मालूम है, अभी लिख लिया हमने। एवरेस्ट है, मकालू है, कंचनजंगा है, और इसके अलावा धौलागिरी है। इसके अलावा काठमांडू घाटी इसी नेपाल हिमालय में पाई जाती है। बात की जाए यहाँ के दर्रों की, दर्रे में यहाँ पे प्रमुख दर्रा है लिपुलेख दर्रा। लिपुलेख दर्रा जो नेपाल के दार्जुला से तिब्बत के
तकलाकोट को जोड़ता है। ध्यान रखना, लिपुलेख दर्रा है नेपाल के दार्चुला से किसको जोड़ता है? तिब्बत के तकलाकोट को जोड़ता है। लिपुलेख दर्रा के बाद जेलेपला दर्रा है, मैंने कहा था ला आएगा सबके बाद में अधिकतर के, जेलेपला दर्रा जो है सिक्किम को चुम्बी घाटी से जोड़ता है। और नाथुला दर्रा ये भी सिक्किम को चुम्बी घाटी से जोड़ता है। ये दर्रा 1962 में बंद कर दिया गया था और वापस इसको 5 जुलाई को खोल दिया गया था। 5 जुलाई 2006 को इसको वापस खोल दिया गया था। ये पुराना रेशम मार्ग है जिससे भारत से रेशम का निर्यात किया जाता था चीन और मंगोलिया जैसे देशों को, रशिया तक वहाँ पर जो है रेशम को निर्यात किया जाता था। व्यापारिक महत्व इसका ज़्यादा है। इसको 1962 में बंद कर दिया गया था और 5 जुलाई 2006 को इसको वापस खोल दिया गया है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट बातें थी। नेपाल हिमालय के 800 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। एवरेस्ट, मकालू, कंचनजंगा वगैरह यहाँ पे चोटियाँ हैं। काठमांडू यहाँ पे घाटी पाई जाती है, जो काठमांडू नेपाल की राजधानी भी आप सभी को मालूम है। लिपुलेख और जेलेपला, नाथुला ये कुछ दर्रे हैं। लिपुलेख दर्रा नेपाल के दार्चुला को तिब्बत के तकलाकोट से जोड़ता है। जेलेपला और नाथुला ये जो है व्यापारिक महत्व के हैं। इसके बाद आखिरी बात कर लेते हैं हम, जो आखिरी हमारा बचा है वो है आसाम हिमालय। आसाम हिमालय की बात करते हैं तो असम हिमालय तीस्ता नदी से लेकर के, असम हिमालय कहाँ से कहाँ तक है? तीस्ता नदी से लेकर के दिहांग या कह दीजिए ब्रह्मपुत्र नदी तक, ब्रह्मपुत्र नदी तक फैला हुआ है। यहाँ से यहाँ तक इसकी जो है लंबाई कितनी बताई गई है? 720 किलोमीटर इसकी लंबाई बताई गई है। इसमें जो है बॉमडिला और यांग्याप दर्रा, बॉमडिला अरुणाचल प्रदेश में है, यांग्याप भी अरुणाचल प्रदेश में। यांग्याप दर्रे से ध्यान रखना, यहाँ से नामचा बरवा जो दर्रा है वहाँ, यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी जिसको दिहांग नदी बोला जाता है, यारलंगशांग को तिब्बत में बोला जाता है, यह नदी जो है भारत में प्रवेश करती है इस दर्रे से। और बॉमडिला दर्रा जो है अरुणाचल प्रदेश की त्वांग घाटी को तिब्बत से जोड़ता है। अरुणाचल प्रदेश की त्वांग घाटी को किससे जोड़ता है? तिब्बत से। इसमें कुला कांगड़ी, काबरू, चुमलहरी और जांग ये प्रमुख चोटियां हैं। तो दोस्तों ये भारत का जो है हमने पहला पार्ट पढ़ा जिसको कहते हैं हिमालय का उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, जिसमें हमने हिमालय को देखा, हिमालय की पहाड़ियों को देखा, हिमालय का भौगोलिक वर्णन किया, हिमालय का प्रादेशिक वर्णन किया और अलग अलग चीज़ों को देखा। इसके बाद के वीडियो में हम आपको बताएंगे उत्तर का विशाल मैदान। तब तक के लिए नमस्कार।